देखिए ना भैया, आपके जीजाजी हमें छोड़कर चले गए। मुझे तो समझ में नहीं आता उनके बिना कैसे कटेगा मेरा बुढ़ापा। हमेशा कहते थे वृंदा रानी, जवानी बच्चों के पालन पोषण में बिता दी, बुढ़ापे में हाथ पकड़कर दुनिया घूमेंगे दोनों। और देखिए कैसे हाथ छुड़ा कर चल दिए। खुद को संभाल छोटी, जीजा जी के जाने का हमें भी बहुत दुख है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता, उन्हें ना कोई बीमारी थी ना किसी बात की टेंशन, फिर ऐसे कैसे अचानक। अब क्या बताओ भाई साहब, अच्छे खासे शाम को पौधों में पानी दे रहे थे, अचानक सीने में दर्द हुआ और फिर इतना कहकर वृंदा जोर जोर से रोने लगी। मेरा तो अब इस जीवन से ही विश्वास उठ गया है। जैसे हंसते खेलते एक पल में वो सबको छोड़कर चले गए। कौन जाने मेरा कितने दिन का जीवन बचा है। एक दिन मैं भी ऐसे इसी दुनिया को छोड़कर चली जाऊंगी और फिर मेरे दोनों बच्चे यूं ही अनाथ हो जाएंगे। आप समझ नहीं रहे भाई साहब, हमारे तो दोनों बच्चे पढ़ लिख कर शहर में सेटल हो गए, लेकिन यहाँ गांव में इनके भाई बंधु रिश्तेदार सबकी नजर पहले से हमारी प्रॉपर्टी पर है। कल को मेरी आंख बंद हुई ना तो सबके सब मिलकर आंखें दिखाने लगेंगे मेरे बच्चों को। मैंने सोच लिया है, अपने जीते जी मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी जमीन जायदाद सबको 2 हिस्से करके अपने बेटों को दे दूंगी। कम से कम उनके पिता की मेहनत से बनाई हुई जमीन उनके बच्चों के काम तो आए। अरे ठीक है, माता पिता की सारी संपत्ति तो बेटों को ही मिलती है, लेकिन समय से पहले इस तरह से बंटवारा करना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। पहले मुझे भी ऐसा ही लग रहा था भाई साहब, लेकिन फिर बड़ी बहू ने कहा वो शहर में अपना काम धंधा संभालेंगे या यहाँ गांव में आकर रोज रोज प्रॉपर्टी की रखवाली करते रहेंगे। समझदारी तो इसी में होगी कि मैं जल्द से जल्द ये बंटवारे का काम निपटा दूं। बहन की बात सुनने के बाद मामा जी ज्यादा कुछ नहीं कह पाते और बंटवारे की प्रक्रिया पूरी होने के बाद वापस अपने घर लौट जाते हैं। इधर वृंदा भी गांव की अपनी सारी प्रॉपर्टी जमीन जायदाद बेचकर उससे मिले हुए पैसों को आधा आधा अपने दोनों बेटों को दे देती है। उन रुपयों से दोनों बेटे विशाल और विजय ने अपने अपने बड़े आलीशान मकान बनवा लिए थे और जैसा कि उन्होंने बंटवारे के समय वादा किया था, कुछ समय दोनों भाई माँ की जिम्मेदारी को संभालेंगे, उसी के तहत वृंदा बारी बारी से दोनों बेटों के यहाँ रहने लगी थी। एक दिन, अरे सुन रहे हैं, आंख बंद करके बस सोने का नाटक ही करते रहेंगे या कभी मेरी बातों पर ध्यान भी देंगे आप? क्या हो गया भाई, सुबह सुबह क्या आफत आ गई? ये बात तुम्हें अपनी मम्मी से पूछनी चाहिए। सुबह सुबह 7 बजे फोन कर दिया उन्होंने, कह रही है बहुत दिन रह ली विजय के घर, अब कुछ दिन हमारे यहाँ के रहना चाहती है। अब तुम कुछ बोलोगी या नहीं? ओहो, तो ये बात है, इसीलिए सवेरे सवेरे तुम्हारा पारा इतना गर्म हो गया। इसमें बोलना क्या है भाई, कई महीने से मम्मी विजय के यहाँ रुकी हुई है, अब उन्हें आज नहीं तो कल तो आना ही था। इसमें इतना टेंशन लेने वाली कौन सी बात है? और तुम्हारे इस तरह से इरिटेट होने से सच बदल तो नहीं जाएगा? वो मैं कुछ नहीं जानती, तुम अपने तरीके से कुछ करो, कुछ दिन और बिता ले उनके यहाँ, फिर आप जाकर ले आना। अरे कितनी बार बहाने बनाओ, 2 महीने हो गए हम इसी तरह से टाल रहे हैं। अब इस बार कोई और बहाना नहीं चल पाएगा, मम्मी को जाकर लाना ही पड़ेगा। रहने दीजिए, आपसे कुछ नहीं होने वाला, मैं ही बात कर लूंगी। अरे बच्चों की एग्जाम है, मैं पूरा समय बच्चों का ख्याल रखूंगी या तुम्हारी माँ को देखूंगी? मैं साफ साफ बता रही हूँ, मुझसे ये सब नहीं होने वाला। फिर ठीक है, अपना तरीके से निपटा लो, मेरा सिर सुबह सुबह क्यों खा रही हो? अच्छा ये बताओ, किराएदारों से पैसों के लिए बात की थी या नहीं? बात नहीं की थी, 1 तारीख को ही पूरा किराया ले लिया मैंने, ये देखो। लेकिन खबरदार जो तुमने इन पैसों की तरफ हाथ भी बढ़ाया तो ये पूरे 10,000 मेरे हैं और इसे मैं सिर्फ अपने ऊपर खर्च करने वाली हूँ। अच्छा जी, तुम्हारे कैसे हो गए, जरा बताना तो सही। तुमने कौन सी मेहनत की इन पैसों के लिए? कौन सी मेहनत थी, पूरी मेहनत मैंने ही तो की है, वरना तुम्हारे बस का कहाँ कुछ भी था। तुम तो 1 नंबर की बेवकूफ हो। वो तो मैंने ही माँ जी के दिमाग में डाला ना कि वो अपनी सारी प्रॉपर्टी को 2 हिस्सों में बांट दे। माँ जी ने प्रॉपर्टी का हिस्सा ना करा होता तो ये 2 मंजिला मकान इस जन्म में हम बनवा सकते थे क्या? इस नाते इन पैसों पर पहला अधिकार सिर्फ और सिर्फ मेरा हुआ। अरे हाँ श्रीमती जी, इन पैसों पर क्यों, इस घर पर, मेरी कमाई हर चीज पर पहला अधिकार तो तुम ही जमा कर रहती हो, इसमें कहने वाली कौन सी बात है? चलो अब तुमने जगा दिया तो 1 कप गर्मा गर्म चाय तो बनाकर पिला दो। हाँ हाँ ठीक है, लाती हूँ। पति को चाय नाश्ता कराने के बाद संगम ने एक अच्छा खासा बहाना तैयार किया और सास वृंदा के पास फोन मिला दिया। बताओ बहू, बात कर ली तुमने विशाल के साथ? कब लेने आ रहा है वो मुझे? वो माँ जी, आपसे मिलने का तो हम लोगों को भी बहुत मन हो रहा है और जैसे ही मैंने विशाल को बताया ना, वो तो तुरंत ही आपको लाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन असल बात यह है कि इस महीने में बच्चों की परीक्षा है और आपको तो पता ही है,
आजकल बच्चों के साथ माँ बाप को भी पूरी सतर्कता रखनी पड़ती है, वरना बच्चे तो इस कंपटीशन के जमाने में बहुत पीछे रह जाएंगे। बच्चों की परीक्षा में ना मेरा सोने का वक्त होता है ना जागने का। पूरा पूरा दिन बच्चों के आगे पीछे घूमते और उनकी तैयारी करवाने में ही निकल जाता है। अब ऐसे में आप यहाँ आएंगी तो मैं आपका ख्याल नहीं रख पाऊंगी। अब अच्छा कहाँ लगता है ना माँ जी, आप घर में हो और मैं आपकी तरफ ध्यान ही ना दे पाऊं। अरे कोई बात नहीं बहू, मैं कोई मेहमान थोड़ी ना हूँ, मैं भी समझती हूँ। ये तो अच्छी बात है कि तू बच्चों की पढ़ाई की इतनी चिंता करती है, मुझे कोई समस्या नहीं है। वही तो बात है ना माँ जी, आप तो इतनी सीधी सादी है, आपको कहाँ कोई समस्या होगी। लेकिन मैं अपने मन का क्या करूं माँ जी, मेरा मन तो आपको ऐसे समय में यहाँ बुलाने के लिए नहीं मान रहा ना। अब आपकी उम्र हो गई है, हम लोग तो कुछ भी मैगी चाउमीन बर्गर खाकर गुजारा कर लेते हैं, आप कहाँ ये सब खाएंगी, आपकी सेहत बिगड़ जाएगी। इसलिए अभी ये जनवरी का महीना आप उधर बिता लीजिए, उसके बाद मैं विशाल को भेज देती हूँ, आपको यहाँ ले आएंगे। अच्छा आशीर्वाद दीजिए माँ जी, फोन रखती हूँ, प्रणाम। बड़ी बहू संगम ने बहाना बनाकर बड़ी आसानी से फोन काट दिया। चलो जान छूटी, मुझे तो लगा था पता नहीं इस बार कैसे माँ जी को यहाँ ना आने के लिए कहूंगी, लेकिन सही समय पर सही बहाना सूझ गया मुझे। चलो 1-2 महीने के लिए तो बात गई, आगे की बाद में देखी जाएगी। दूसरी तरफ माँ जी आपकी बात हो गई जेठानी जी से, क्या कहा उन्होंने, जेठ जी कब आ रहे हैं आपको लेने के लिए। वृंदा थोड़ा शक पकाते हुए कहती है, बेटा वो विशाल तो मुझे लेने के लिए तैयार था, फिर पता चला उसके बच्चों की परीक्षाएं हैं इसी महीने में। अब ऐसे में मैं वहां पहुंच जाऊंगी तो बच्चों को थोड़ा ध्यान भटक जाएगा ना, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से बच्चों की परीक्षा में नंबर कम आए, तो मैंने ही इनकार कर दिया। जहां इतने दिन रही हूँ, कुछ दिन और से ही बच्चों की परीक्षा खत्म होने के बाद लेने आ जाएगा। देखिए माँ जी, मैं आपको ना कठोर शब्दों में ये सब नहीं कहना चाहती थी, लेकिन आप मानिए ना मानिए, भाभी बहानेबाजी कर रही है। अरे नहीं बेटा, बहानेबाजी क्यों करेगी, वो तो बड़ी प्यारी बच्ची है, बहुत मान सम्मान करती है मेरा, कभी भी उसके घर जाओ तो उसकी तरफ से कोई कमी नहीं रहती। मैं खूब समझती हूँ जेठानी जी की चालाकी माँ जी, बस आपकी आंखों पर ही न जाने कैसे प्रेम की पट्टी बंधी है, आपको कुछ समझ में नहीं आता। अरे सामने से इनकार कर रही है भाभी, और ये है कि हर बार उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाती है। ठीक है, अगर भाभी अपना पल्ला झाड़ने के लिए बहानेबाजी कर सकती है तो अब मैं भी वही करूंगी। वो माँ जी मैं क्या कह रही थी, वैसे तो ये आपका ही घर है, आप चाहे जितना दिन मन करे यहाँ रह सकती है, लेकिन एक ना छोटी समस्या है। क्या हुआ बेटा, क्या समस्या है मुझे बताओ। वो माँ जी मेरे मायके में ना शादी है, अब इतने सालों बाद किसी की शादी का मौका बना है, तो मैं सोच रही थी हफ्ता 10 दिन पहले जाकर शादी में शामिल हो जाऊं। अरे बेटा तेरे मायके में किसकी शादी है, तुम तीनों भाई बहन की तो पहले ही शादी हो चुकी है। वो मेरे सगे भाई बहनों की नहीं है, मेरी चाची की बहन की बेटी की शादी है, आप नहीं जानती उन्हें, मेरा थोड़ा बचपन से ना उनके साथ काफी अटैचमेंट रहा है। अब मैं शादी में चली जाऊंगी तो यहाँ पीछे आपका ख्याल कौन रखेगा। अरे बेटा तू बिना मेरी बहुत चिंता करती है, इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है। अरे तू जा आराम से अपने मायके, शादी का फंक्शन अटेंड करके आ, मैं यहाँ आराम से हूँ। ऐसे कैसे माँ जी, आपको अकेले घर पर छोड़कर मैं चली जाऊं, पहले ही आपके पैरों में इतनी परेशानी है, 5 मिनट से ज्यादा आप रसोई में खड़ी नहीं हो पाती, खाना पीना घर का काम सब कैसे मैनेज होगा। अच्छा मेरे पास इस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है, काफी समय से आप अपने मायके भी तो नहीं गई, एक बार मामा जी को फोन करके पूछिए ना, कुछ दिन के लिए मामा जी के यहाँ हो लीजिए, आपका भी मन थोड़ा बहल जाएगा और तब तक मैं भी अपने मायके की शादी निपटा कर आ जाऊंगी। अच्छा ऐसी बात है, चल ठीक है, मैं तुम्हारे मामा को फोन लगाती हूँ, कुछ दिन के लिए वहीं चली जाती हूँ। प्रणाम भैया, कैसे हैं आप लोग। यहाँ सब कुशल मंगल है, तुम अपनी सुनाओ कैसी हो बहना, तुम्हारे दोनों सुपुत्र कैसे हैं। बस भैया बच्चे तो सब ठीक है, उनके जाने के बाद मैं ही बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ, अब तो ये जीवन ही निरर्थक सा लगने लगा है, पता नहीं वो भी क्यों मुझे अकेला छोड़कर चले गए। अरे जाना ही था तो हाथ पकड़कर मुझे भी अपने साथ ले जाते। अरे पगली क्यों ऐसी बातें करके अपना मन दुखाती है, ये तो संसार की रीत है, इस संसार में ना कोई किसी के साथ आता है ना जाता है, सबको समय आने पर अलग अलग ही इस दुनिया से जाना है, क्यों अपने आप को कोसती है। और तू अकेली कहाँ है, जब मन करे तब चली आया कर अपने भैया से मिलने। सही बताओ तो भैया यही कहने के लिए फोन किया था कि आपकी बड़ी याद आ रही है, आप व्यस्त ना हो तो कुछ दिन के लिए आपके पास आ जाओ। मामा जी बहन की आवाज में आए कंपन को महसूस कर चुके थे, इसलिए अगले ही पल खुद को संभालते हुए कहते हैं, अरे हाँ हाँ, इसमें पूछने की क्या बात है, तेरे भाई का घर है, तेरे लिए तो मेरे पास समय ही समय है, जब तेरा मन करे तब चलिए। अच्छा ठहर, मैं भेजता हूँ गांव से चंदू को, तेरे तो घुटनों में बड़ी तकलीफ है, अकेले कैसे आएगी तू।
भाई की बात सुनकर अभी तक अपने आंसुओं को संभाले हुए वृंदा की आंखों से 2 आंसू नीचे गिर पड़ते हैं। ठीक है भैया, मैं तैयारी कर लेती हूँ, आप चंदू को भिजवा दीजिए। अगले दिन शाम तक वृंदा ने अपनी सारी तैयारी कर ली थी। मामा जी ने अपने छोटे बेटे चंदू को भिजवाकर वृंदा को अपने यहाँ बुला लिया था। एक बात बता वृंदा, तू खुश तो है ना? विशाल और विजय तेरा मान सम्मान तो करते हैं? अरे हाँ भैया, भगवान की कृपा से दोनों बेटे बहू बहुत अच्छे हैं। आपके यहाँ आने से पहले बड़ी बहू को फोन किया था, कई महीने हो गए छोटे के यहाँ रहते हुए, सोचा कुछ दिन के लिए बड़े के यहाँ रह आऊं। बेचारी बड़ी बहू बड़ा परेशान हो रही थी, कहने लगी बच्चों की परीक्षा है, इस समय मैं वहां जाऊंगी तो बेचारी मुझ पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाएगी। सेवा करने की बड़ी इच्छा है उसके अंदर, इसीलिए कहने लगी माँ जी बच्चों की परीक्षा खत्म हो जाए उसके बाद ही आइएगा। फिर छोटी बहू को भी मायके में किसी की शादी में जाना था, वो भी कहने लगी 15-20 दिन मायके में ठहर कर आएगी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी इस समय का फायदा उठाकर अपने भैया से मिलाऊं। ठीक किया ना भैया? यहाँ आकर तूने ठीक ही किया वृंदा, लेकिन जो मुझे नजर आ रहा है वो तुझे नजर क्यों नहीं आ रहा? या तू जानबूझकर अनजान बन रही है? क्या कहना चाह रहे भैया, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। जनवरी का महीना चल रहा है, इस समय किसी भी स्कूल में परीक्षा नहीं होती, परीक्षा तो अगले महीने होगी। फिर इस समय बड़ी बहू ने तुझे अपने यहाँ आने से इनकार क्यों किया? और वैसे भी तू कौन सा 6 महीने की छोटी बच्ची है कि तेरे लिए अलग से भोजन पकाना पड़ेगा? अरे जो वो खाएंगे वो तू भी खा सकती है। लेकिन फिर भी तेरी बहू ने तुझे अपने यहाँ आने से इनकार कर दिया, और फिर भी तू उसकी तारीफ के कसीदे पढ़ रही है। और छोटी बहू के जिस रिश्तेदार की शादी की तू बात बता रही है ना, उन्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ मैं, उनके घर में कोई शादी नहीं है। और वैसे भी इतने दूर के रिश्ते की शादी में 20 दिन पहले जाने का क्या मतलब है भला? सीधी सी बात है वृंदा, तेरी दोनों बहुएं पीछा छुड़ाना चाहती है तुझसे, सेवा करने से भाग रही है, और तू न जाने कब समझ में आएगा तेरे। ठीक है, मैंने तुझे प्रॉपर्टी का बंटवारा करते समय चेतावनी भी दी थी, अपने जीते जी अपनी सारी प्रॉपर्टी बेटों को देकर अपना हाथ खाली मत कर। ये कलयुग है, अपनी औलाद कब रंग बदल ले कोई नहीं जानता। लेकिन तुझे मेरी बात समझ में नहीं आई। जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है भाई साहब। अरे मेरे दोनों बेटे हीरा है, हीरा। ठीक है, फिर अब तू देख तेरे बेटों के रंग कैसे बदलते हैं। मामा जी ने तुरंत फोन उठाया और बड़े बेटे विशाल को फोन लगा दिया। कैसे हो विशाल बेटा? एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाने के लिए फोन किया है। क्या बात है मामा जी, क्या खुशखबरी है? बेटा, हमारी एक खानदानी प्रॉपर्टी थी जिसका पिछले 40 साल से कोर्ट में केस चल रहा था। हम लोग वो केस जीत गए और अब बदले में 10 बीघा खेत, 2 बड़ी हवेलियां हमारे हिस्से में आ गई है। अब क्योंकि हम 2 ही भाई बहन हैं, तो मैंने सोचा कि 1 हवेली और 5 बीघा खेत मैं तुम्हारी माँ के नाम कर देता हूँ। अब बुढ़ापे में इतनी प्रॉपर्टी की मुझे भी क्या आवश्यकता है। मामा जी की बात सुनकर विशाल की तो आंखें हैरानी से खुली रह गई। विशाल को ये खबर सुनाने के बाद यही शब्द दोहराते हुए मामा जी ने छोटे भांजे विजय को भी फोन मिलाया और हवेली मिलने की बात बताई। अब तू देख क्या होता है। जैसा मामा जी ने सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। थोड़ी देर में बड़ी बहू का फोन वृंदा के पास आ गया। माँ जी, मैं सोच रही थी आपको घुटनों में इतनी तकलीफ है, यहाँ पर ना एक बहुत बड़े डॉक्टर आए हुए हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई अमेरिका से की है। आप ऐसा करिए ना, कल सुबह ही गाड़ी पकड़कर यहाँ आ जाइए, आपकी घुटनों का ऑपरेशन करवा देते हैं और आप चिंता मत करिएगा, मैं हूं ना, आपकी सेवा करूंगी। देखिए कैसे आपके घुटने बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। लेकिन बेटा तुमने तो बताया था कि बच्चों की परीक्षाएं हैं। अरे वो मैंने गलत डेट देख ली थी, बच्चों की परीक्षाएं जनवरी में नहीं मार्च में है। बड़ी बहू, अच्छा हुआ कि तुमने बता दिया। ऐसा करो, वृंदा को तो घुटनों में काफी तकलीफ है, तुम ही गांव आ जाओ और अपनी ये बड़ी हवेली भी देख लो। मामा जी की बात सुनकर बड़ी बहू खुशी से फूली नहीं समा रही थी। अगले दिन वो सीधा गांव पहुंच जाती है। जैसे ही संगम गांव पहुंचती है तो देखती है छोटी तो उससे पहले ही गांव में पहुंच चुकी है। अच्छा हुआ तुम दोनों ही आ गए। देखो ये है हवेली जिसकी मालकिन अब वृंदा है। भैया मेरा तो अब गांव के देसी माहौल में रहने का मन है, चूल्हे की रोटियां, ताजी हवा, कुएं का पानी, बस अब इसी माहौल में रहने का मन है। अरे माँ जी आप चिंता मत करिए, मैं आ गई हूँ ना, चूल्हे पर बनाकर ऐसी गरम गरम रोटियां खिलाऊंगी आपको, आपका मन खुश हो जाएगा। और सरसों की साग के साथ साथ वो भुने टमाटर की चटनी भी बनाऊंगी, आप ना उंगलियां चाट चाट कर खाना खाएंगी। अरे तू रहने देना अपना ये चूल्हा चौका, जब तक कुएं के मीठे पानी से खाना नहीं बनता उसमें स्वाद कहाँ आता है। माँ जी आज से मैं आपके लिए कुएं से पानी भरकर ले आऊंगी, आपकी घुटनों की सुबह शाम मालिश करूंगी और आपको सैर कराकर भी ले आऊंगी। बस मैंने तो सोच लिया है, आपको अब बिल्कुल स्वस्थ करना है। ठीक है बेटा, फिर आज से ये हवेली का सारा काम संभालो दोनों। इतनी बड़ी हवेली अगर किसी तरह मामा जी मेरे नाम कर देना तो इस हवेली का तो होटल बनाऊंगी मैं और अच्छे पैसे कमाऊंगी। वाह क्या हवेली है माँ जी, इसके लिए तो मैं भैंस का गोबर उठाने के लिए भी तैयार हूँ।
मैंने चंदू से कहकर एक भैंस भी मंगवा दी आंगन में। अब तुम दोनों ताजा ताजा भैंस का दूध निकालो, अपनी सास को पिलाओ, खुद भी पियो, सेहत बनाओ। आज से ये हवेली, ये भैंस सब तुम लोगों का। हवेली पर कब्जा करने की नीयत से दोनों बहू भैंस का गोबर साफ करने से लेकर चूल्हे पर खाना पकाना, पूरे हवेली की सफाई करना, कुएं से पानी भरकर लाना, जिससे सारे कामों के लिए खुशी खुशी तैयार हो गई थी। 3 दिन बाद। अब बता वृंदा, मेरी बात सच थी कि नहीं? मुझे समझ में आ गया भैया, आप जो कुछ भी मुझे समझा रहे थे ना, वो बिल्कुल ठीक था। और ये दोनों बहुएं सिर्फ और सिर्फ मेरे पैसे के लिए यहाँ आई हैं। मेरी सेहत या जीने मरने से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इन दोनों को लग रहा है जैसे मैंने पहले अपनी सारी जमीन बेचकर इन लोगों को सौंप दी थी, वैसे ये हवेली बेचकर भी मैं सारा पैसा उनके हाथ में रख दूंगी। लेकिन तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं बेटा, इंसान मूर्ख एक बार बनता है, बार बार नहीं। बड़ी बहू, जब भी मुझे लाने की बात होती थी, अचानक विशाल को ऑफिस में काम पड़ जाता था, बच्चों के एग्जाम आ जाते थे, कभी तुम खुद बीमार हो जाती थी, तो कभी तुम्हारे मायके में कुछ आफत आ जाती थी। अब क्या हुआ, सब ठीक हो गया क्या? और छोटी तुम तो मामा के चाचे के बेटी की शादी अटेंड करने के लिए इतनी परेशान थी। क्या बताया था तुमने कि तुम्हारे बिना वो एक साड़ी भी नहीं खरीदती? फिर शादी का इतना बड़ा फंक्शन छोड़कर यहाँ गांव में गोबर क्यों पाथ रही हो तुम? यहाँ पर अपना समय खराब करने से कोई फायदा नहीं है, तुम दोनों जा सकती हो। और हाँ, कोई हवेली नहीं है मेरे पास। ये सब सिर्फ भैया ने तुम दोनों का मन जानने के लिए किया था। दोनों बहुएं सर झुकाए खड़ी थी। वृंदा की बात सुनने के बाद दोनों बहुएं खुद में सुधार लाती है और माफी मांगकर उसे अपने साथ ले जाती हैं।